प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है RBSc क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य यानी भारत का स्वर्णिम काल। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो अपने को पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और कब आया अस्तित्व में गुप्त वंश? 275 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग परिस्थिति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा। जो समुद्रगुप्त है अगला उत्तराधिकारी होगा गुप्त साम्राज्य का, उसने प्रयाग परिस्थिति में अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि थी महाराज। देखो अपने को इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये अपने दिखाता हूं आपको। चलो इसमें नोट करो आप। भारत का स्वर्णिम काल गुप्त काल 275 से 550 ईस्वी। संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है। और इसके बाद में कौन हुआ था? घटोत्कच। देखो श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों की उपाधि थी महाराज। महाराज उस समय कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। और मैं बात करूं तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की वो था चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि उसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। अपने आगे पढ़ेंगे। ये उस समय सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी, इसलिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। उसके बाद में उसका बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त। तो सीधा नॉर्मल पूछे आपको कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तब तो आप बता दोगे श्रीगुप्त था। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो क्या कहोगे आप? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। और ये भी आप बात याद रखनी है कि आपको कि गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम यानी स्वर्ण यानी सोना। सोना कैसे रखा जाता है? छुपा के रखा जाता है, यानी गुप्त रखा जाता है। तो गुप्त वंश है जो स्वर्णिम काल कहलाता है भारत का, क्योंकि इसमें छोटे छोटे विकास हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, ठीक है। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशज कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो चंद्रगुप्त मौर्य है। शासनकाल कब है इसका? 320 से 335 ईस्वी तक। इसको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसकी उपाधि है वो क्या है? महाराजाधिराज है, जो कि सबसे बड़ी उपाधि थी उस समय। जो पीछे अपने पढ़ा है महाराज की उपाधि, वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। एक सामंत की उपाधि थी महाराज। तो वास्तविक जो संस्थापक है गुप्त साम्राज्य का किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसका बेटा हुआ, देखो चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। और इसका बेटा कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो कितना आसान है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त। जैसे हमने कि मौर्य वंश में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त नहीं है, ये तो गुप्त साम्राज्य का है और ये मौर्य साम्राज्य का अलग है। तो अपने को तीनों बातें याद रखनी है कि वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। शासनकाल कब है? 320 से 335 ईस्वी तक। इसका बेटा हुआ था समुद्रगुप्त और उसका बेटा हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी उपाधि क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, उपाधि थी महाराजा धीराज। तो आगे नोट डालो आप चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में आपको लिखाता हूं।
आगे लिखो चंद्रगुप्त प्रथम में नोट डाल के लिखो, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दूसरा पॉइंट लिखो, इसने लिच्छवी यानी नेपाल साइड है राजकुमारी से विवाह किया। उपाधि थी महाराजाधिराज, उपाधि महाराजाधिराज थी, ये यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और गुप्त संवत की एक शुरुआत की थी इसने, जो यहाँ पर लिखा है बताया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त 385 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया इसने भारत पर। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। दिग्विजय यानी दिशाओं को जीतने वाला, यानी चारों दिशाओं को जीतना चाहता था ये। वह साम्राज्य में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसके सैनिक सफलताओं का एकीकरण, ये विवरण है इलाहाबाद प्रशस्ति में किया है। देखो कौन है कवि हरिसेन, और प्रशस्ति कौन सी है, इलाहाबाद प्रशस्ति में इनका विवरण मिलता है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 सूबों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना का दबाव क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, आठविक राज्य और पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारत के राज्य। शक और कुषाण राज्य भी शामिल थे इसमें। तो ये नोट करो 500 बातें। 5 क्षेत्र जीते थे वो नोट करो समुद्रगुप्त द्वारा। गंगा यमुना, हिमालय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, आठविक राज्य और दक्कन दक्षिण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों में संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। तो चलिए नोट्स बनाते हैं। समुद्रगुप्त के 385 से 380 ईसा पूर्व में लिखो। पहला पॉइंट डालो, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट डालो, चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी दिशाओं को जीतना चाहता था और युद्ध में भी कभी नहीं हारा। ठीक है, तो इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे कविराज भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये डाल दो। एक एक्स्ट्रा बात बताता हूं आपको, नोट में लिख लो। पर भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी समुद्रगुप्त प्रथम था। कौन सी उपाधि? पर भागवत। पर भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गुप्त शासक है जो कौन था? समुद्रगुप्त था। आगे लिखो, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह एक भी युद्ध नहीं हारा। इस कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसमें 5-6 बातें आपको याद रखनी है। एक तो समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल है वो देखना है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। दूसरा ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। नीति कौन सी अपनाई थी? दिग्विजय नीति। और इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यह एक भी युद्ध नहीं आ रहा था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये वीणावादक था, विष्णु का भक्त था और इसके शरीर पर 100 घाव थे। देखो, एक राजस्थान का शासक हुआ था संग्राम सिंह, उसके शरीर पर 80 घाव थे और ये इसके शरीर पर 100 घाव थे, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने 5 क्षेत्र जीते थे। कौन कौन से? गंगा यमुना, हिमालय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, आठविक राज्य और दक्षिण भारत का राज्य भी जीते थे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका शासनकाल था 380 से 412 ईस्वी।
चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजय द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राजा रुद्रसेन से किया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य का वास्तविक शासक बन गई। समुद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि, इसका मतलब क्या होता था? विश्व को जीतने वाला। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय में। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। एक बात यह नोट करनी है। दूसरी बात, इसके अन्य नाम कौन कौन से थे? एक तो था देवराज और देवगुप्त। अपनी पुत्री, ये इसकी पुत्री कौन थी? प्रभावती का विवाह वाकटक। ये वाकटक जो शब्द आया है, ये वाकटक महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो इसमें लिखो अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक वर्तमान महाराष्ट्र के राजा रुद्रसेन से किया। अगला पॉइंट लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। उसके बाद में आप लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहीनियान भारत आया था। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा रहा हूं, ये बुक में नहीं दिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया था। इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री था, उसका नाम था फहीनियान, भारत आया था। तो ये चीजें नोट करो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। फहीनियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है ये। आगे लिखो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें नवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त यानी महेंद्रादित्य 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के द्रोह का सामना करना पड़ा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त को माना जाता है। उसका क्षेत्र कितना था? सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। तो चलिए इसमें भी नोट लिखो, कुमारगुप्त 414 ईस्वी से 455 ईस्वी। पहला पॉइंट लिखो इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र शासक बना। अगला पॉइंट लिखो, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये दूसरा पॉइंट है। अब नालंदा वर्तमान में कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नालंदा है बिहार में है। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला पॉइंट लिखो, कुमारगुप्त का राज्य सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में था। उसका बंगाल तक फैला था। यानी कि अगला पॉइंट में ये लिखो, कुमारगुप्त का राज्य सौराष्ट्र यानी वर्तमान गुजरात से बंगाल तक फैला था। चलिए अपने आगे पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। चुनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये तो सिंपल है। इसका कार्यकाल कितना है? 455 से 467 ईस्वी तक। इस पर नोट लिखो। पहला पॉइंट लिखो इसमें, चुनागढ़ अभिलेख यानी कि कहाँ का है चुनागढ़ अभिलेख? गुजरात में। ब्रैकेट में ये बात भी आप नोट कर लिया करो। चुनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, जीर्णोद्धार यानी कि उसकी मरम्मत करवाई थी। किसकी? सुदर्शन झील की। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील किस पर्वत पर स्थित है? तो गिरनार पर्वत है एक, गिरनार उस पर स्थित है।
गिरनार पर्वत पर स्थित है। और आप इसमें आगे एक पॉइंट और लिख लो, गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में विष्णुगुप्त था। अब अपने इसमें आगे पढ़ेंगे गुप्त वंश की संस्कृतियां। उससे पहले अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे अपने क्या क्या पढ़ा है। देखो बच्चों, अपने अभी तक पढ़ा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच। इन दोनों, घटोत्कच और श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी? महाराज की उपाधि थी इनके पास, ठीक है। और महाराज उस समय कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, इसलिए वास्तविक संस्थापक है उसको किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि इसकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज थी, जो उस समय सबसे बड़ी उपाधि थी। और चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। और उसका बेटा कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इतना इजी है, ये आपको याद करना है। उसके बाद में हमने देखा कि चंद्रगुप्त की उपाधि थी महाराजा धीराज। इसने नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और अपनी राजधानी किसको बनाई थी? पाटलिपुत्र को, ठीक है। उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 380 तक शासन करता है, अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाता है। और इसकी नीति क्या थी? दिग्विजय, यानी कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। और इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी इसने। और हमने पढ़ा है कि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा वादक था और विष्णु भक्त था। इलाहाबाद प्रशस्ति है उनके अनुसार ये एक भी युद्ध नहीं हारा। देखो, समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके शरीर पर 100 घाव भी थे। और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात भी बताई है कि संग्राम सिंह है राजस्थान का, मेवाड़ का, उसके 80 घाव थे। और इसने, जो समुद्रगुप्त है, इसने 5 क्षेत्र जीते थे, गंगा, यमुना, हिमालय क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र, आठवीं राज्य और दक्कन व दक्षिण भारत। इतनी चीज समझ में आ गया आपको। उसके बाद में अपने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, जो 380 पर गद्दी पर बैठा था। इसका नाम मिलता है अपने को देवराज और देवगुप्त। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह भी इसने वाकटक यानी वर्तमान महाराष्ट्र के राजा रुद्रसेन से करवाया था। तो ये चीजें अपने देख ली है। उसके बाद में कुमारगुप्त पढ़ा अपने। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र शासक बना था, जो 414 में इस गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त में एक इंपॉर्टेंट बात मिलती है अपने को। कुमारगुप्त ने नालंदा यानी वर्तमान बिहार है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कुमारगुप्त है, इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ तक था? सौराष्ट्र से बंगाल तक। तो देखो, ये मैप में जो नीला नीला क्षेत्र दिखाया गया है, ये किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का था। उसके बाद में ये पूरा क्षेत्र समुद्रगुप्त का था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था। देखो, दक्षिण भारत है, इसमें भी समुद्रगुप्त ने जीत हासिल की थी, परंतु साम्राज्य नहीं मिलाया था। इस क्षेत्र को साम्राज्य में नहीं मिलाया था, क्योंकि इनसे टैक्स लेता था और इतना बड़ा शासन रखना भी आसान नहीं था। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत बड़ा महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो उन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। अश्वमेध यज्ञ किसने किसने करवाए थे? समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहिनयान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। तो मैंने आपको पहले भी ये नोट करवाया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था? फाहिनयान, ठीक है। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। फाहिनयान ने अपनी जो विवरण किया था उसमें उसने लिखा था कि गुप्त साम्राज्य का काल बहुत ही अच्छा काल है भारत के लिए। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी उनकी, यानी कि कार्यालय भाषा थी, तो कौन सी थी? संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक
तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिपम नाटक के लेखक सुद्रकम, मुद्राक्ष नाटक के लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। तो रामायण और महाभारत है जो वर्तमान रूप में किस काल में सामने आई थी, तो गुप्त काल में आई थी। इसलिए भारत को स्वर्णिम काल, गुप्त काल के काल को माना जाता है। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित, जैसे कई विकास में बड़ा योगदान हुआ। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। किसके माध्यम से? अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची थी। जीरो का आविष्कार भी भारत में, ये बता रही है। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों से मिला है। अजंता की गुफाएं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा में से मिलते हैं। देखो, जो दिल्ली में लोह स्तंभ है ये सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आज तक भी इसके जंग नहीं लगा है। तो ये कलाकारी भी प्राचीन है और भारत को एक अलग दृष्टि से दिखाता है। तो भारत कला संस्कृति में भी दृष्टि से समृद्ध था और राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध था, इसलिए ही भारत को स्वर्णिम काल माना जाता है, गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, अब आपको मैं गुप्तकालीन मंदिर दिखाता हूँ। 4-5 मंदिर है, वो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी नोट करें। ये कुछ गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं। विष्णु मंदिर तिगवा, यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में एक तिगवा स्थान है, वहां पर स्थित है। शिव मंदिर बुमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नैना मध्य प्रदेश में स्थित है। और लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि ये मध्य भारत के प्रसिद्ध गुप्त काल के मंदिर हैं, इनको आपको याद करना है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि कला संस्कृति राजनीतिक दृष्टि से भारत काफी अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं समाज के बारे में। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। देखो, उस समय भी ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। अध्ययन यानी पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना किसके काम थे? ये पंडितों यानी ब्राह्मणों के काम थे। किस समाज में? गुप्तकालीन समाज में। क्षत्रियों का कर्तव्य था राष्ट्र की सुरक्षा करना। वैश्य का कार्य था व्यापार वाणिज्य करना। शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृतियों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। तो ये गुप्तकालीन समाज है, जिसमें हम क्या देखने को मिलता है अपने को कि यहाँ पर स्त्री जो शिक्षा है उसका भी प्रचलन भी था, पर्दा प्रथा नहीं थी, और जो 4 वर्ण है उनका विवरण भी मिलता। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां मूर्धाशक्ति, कर्ण, अंबष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में ही एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसका पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो धन्यवाद, आज का अपना लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।